हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वाटर जो है वो जीवों की उत्पत्ति के लिए एक मुख्य कंपोनेंट होता है। ठीक है। उसी प्रकार से पौधों के लिए भी ये अति आवश्यक होते हैं। ठीक है। जैसे कि जीवों की सभी जैविक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है। एक्वेटिक एवं अल्प विकसित पौधे सामान्यतः वाटर के एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा करते हैं, ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा करते हैं। उसी प्रकार से जो विकसित स्थलीय पौधे होते हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा करते हैं, रूट के द्वारा करते हैं। ठीक है। इनके रूट्स में छोटे छोटे रूट सेल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है। ये जो पौधे होते हैं वो सॉइल से सिर्फ कैपिलरी वाटर को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। जो ऑर्किड एवं एपिफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है। ये क्या करता है, वेलामेंट टिश्यू जो है वो अपने चारों ओर की नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, मृदा जल के स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर। कितने प्रकार के फॉर्म में पाए जाते हैं वाटर। ठीक है। पहला है हमारा बहता हुआ जल या रनवे ऑफ वाटर। बहता हुआ जल किसको कहते हैं, जो वर्षा के पश्चात जल जो है वो बहता हुआ पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, बहता हुआ जल। सेकंड है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्व जल। ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर किसको कहेंगे हम लोग, वर्षा के पश्चात जो जल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के नीचे सॉइल कणों में चले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर किसको कहेंगे, जिसमें जल जो है मृदा के कणों के मध्य उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म कणिकाओं में एक पतली फिल्म के रूप में उपस्थित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर या केशिकत्व जल कहा जाता है। रूट हेयर्स के द्वारा इन्हीं जल का क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है। कैपिलरी वाटर जो है वो क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल। ये कैसे जल होते हैं, जो मृदा कणों के चारों ओर एक पतली फिल्म के रूप में एडिशन फोर्स के कारण उपस्थित होता है। इस जल को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। इस जल का उपयोग पौधे जो है वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक रूप से संयोजित जल। ये वह जल होते हैं जो सॉइल में उपस्थित कणों के साथ सुसंजित रहता है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से संयोजित जल कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पौधों द्वारा जल का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट किस प्रकार से किया जाता है, पौधों के किस किस भाग से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ प्लांट। पौधों में जल का अवशोषण करने वाले भाग पौधों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि एल्गी में वाटर का एब्जॉर्प्शन उसके संपूर्ण थैलस के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन राइजोइड्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है, रूट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इन पौधों में रूट सिस्टम विकसित होता है तथा रूट की जो शाखाएं मृदा कणों के बीच व्यवस्थित होती हैं। इन जड़ों के ऊपर बहुत से रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। पौधे जल का अवशोषण रूट्स के द्वारा करते हैं, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में क्या करते हैं, तने भी रूट का काम करती हैं, जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो ये बोल सकते हैं कि तना भी क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है। पौधों में वाटर का एब्जॉर्प्शन उसके टर्मिनल पोर्शन के द्वारा होता है, लेकिन जल का सर्वाधिक अवशोषण रूट हेयर जोन के द्वारा होता है। ठीक है। रूट हेयर जोन के उस भाग जल के अधिकतम अवशोषण
रूट हेयर जोन के उस भाग से होता है जहाँ पर जाइलम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है तथा एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस पूर्ण रूप से परमिएबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रूट हेयर जोन या स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिक्स। रूट एपिक्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूट कैप। यह रूट के अग्रभाग पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना होती है जो कि सॉइल के कणों से रूट की कोमल सेल्स की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, ये जल के लिए क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। उसी प्रकार से सेकंड है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ पाया जाता है, ये रूट कैप के ठीक नीचे स्थित होता है। इस भाग के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं और इस डिवीजन के पश्चात नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस भाग के द्वारा अल्प मात्रा में ही वाटर क्या करते हैं, एब्सॉर्ब किया जा सकता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। यह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जड़ की लंबाई में वृद्धि करने का काम करते हैं। इसके द्वारा भी जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो उसकी गति क्या है, धीमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन कहाँ पाया जाता है, ये इलोंगेशन जोन के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, रूट के इस भाग पर बहुत अधिक संख्या में रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि जल का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कार्य करता है। जड़ के रूट हेयर जोन के द्वारा ही जल का अधिकांश भाग अवशोषित किया जाता है। इस जोन की परमिएबिलिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। यह जोन रूट हेयर जोन के ठीक पीछे स्थित होता है। इस प्रदेश के द्वारा धीमी गति से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इस क्षेत्र के द्वारा उपस्थित एंडोडर्मिस की सेल्स सुबेरिन एवं लिग्निन के जमाव के कारण कैसे हो जाता है, इम्परमिएबल होता है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, रूट कैप। रूट कैप के नीचे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक जोन, और मेरिस्टेमेटिक जोन के नीचे क्या प्रेजेंट है, इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, रूट हेयर जोन, और रूट हेयर जोन के पीछे क्या पाया जाता है, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं रूट हेयर एंड देयर स्ट्रक्चर, मूल रोम एवं उनकी संरचना। हायर प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये रूट हेयर जो है वो सॉइल के और जल के संपर्क में होते हैं तथा ये रूट्स के ठीक पीछे रूट हेयर जोन बनाते हैं। ये रूट की एपिडर्मिस से लगे रहते हैं। ठीक है, रूट हेयर जो रूट की एपिडर्मिस को पीलीफेरस लेयर भी कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। रूट हेयर एक रूट की पीलीफेरस लेयर की पेरीफेरल वॉल से निकली एक ट्यूब्यूलर संरचना होती है। ठीक है, जो कि सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करने वाला एक प्रमुख अंग होता है। साकी पौधों की रूट्स में रूट हेयर की संख्या वुडी प्लांट की अपेक्षा अधिक होती है। ये रूट हेयर जोन के जोन ऑफ इलोंगेशन के ठीक ऊपर विकसित होता है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, रूट हेयर की वॉल दो लेयर की बनी होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर पैक्टिक कंपाउंड की बनी होती है जिसके कारण सॉइल के कण इससे चिपके रहते हैं। उसी प्रकार से इनर वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर की ओर साइटोप्लाज्म की एक पतली परत पाई जाती है। इसमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सेल वॉल सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट दोनों के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस रूट सेल्स या जल अवशोषण का मार्ग। ठीक है, कि वाटर जो है वो प्लांट में किस किस मार्ग से होकर पहुंचता है। रूट हेयर द्वारा अवशोषित जल जो है वो परासरण द्वारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पैसेज सेल से होते हुए पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से होते हुए अंत में वो कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से फिर
प्रोटोजाइलम से फिर कहाँ जाता है, मेटाजाइलम में जाता है। ठीक है, जहाँ ये एक्सेंट ऑफ सेप द्वारा कंटिन्यूअस वाटर कॉलम के रूप में पौधों के ऊपरी भागों में जाइलम के ल्यूमेन के द्वारा प्रवाहित होता है, जैसा कि डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, वाटर रूट हेयर से क्या करता है, सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, एपिब्लेमा में, एपिब्लेमा से फिर कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से फिर कहाँ जाता है वो, पैसेज सेल में, पैसेज सेल के बाद एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से होते हुए कहाँ चले जाता है, पेरीसाइकल में, और पेरीसाइकल से वो सबसे पहले कहाँ जाता है, प्रोटोजाइलम में, फिर मेटाजाइलम में। ठीक है, फिर मेटाजाइलम के द्वारा वो क्या होता है, प्लांट बॉडी में, प्लांट के पूरे बॉडी में वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल अवशोषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे कि जो निम्न वर्गीय पौधे जैसे कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन आदि अपने संपूर्ण शरीर के द्वारा क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, किंतु जो हायर प्लांट्स होते हैं वो जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, रूट के द्वारा, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, पौधों में जल के अवशोषण को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम रेनर नामक वैज्ञानिक ने 1912 से 1915 के बीच में 2 विधियाँ बताई। ये 2 विधियाँ कौन कौन सी है, पहला है हमारा सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है हमारा निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण किसको कहेंगे, रेनन के अनुसार जल के अवशोषण के लिए आवश्यक बल जड़ की जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होती है। ठीक है, अतः जड़ें सक्रिय रूप से जल अवशोषण की क्रिया में भाग लेती हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सक्रिय जल अवशोषण किसको कहते हैं, सक्रिय अवशोषण ऐसा अवशोषण है जिसमें जड़ें सांद्रण प्रवणता के विपरीत जल का अवशोषण करती हैं तथा इस क्रिया में मेटाबॉलिक एनर्जी का उपयोग होता है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे, सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अर्थात जिस अवशोषण के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या कहेंगे, सक्रिय या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर इसके 2 सिद्धांत और दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है हमारा सक्रिय अवशोषण का परासरण सिद्धांत तथा दूसरा है सक्रिय अवशोषण का अपरासरण सिद्धांत। पहला देखते हैं हम लोग सक्रिय अवशोषण का परासरण सिद्धांत या ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस सिद्धांत को एटकिंस ने 1916 में और प्रिस्टले ने 1922 में प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में जल का अवशोषण सॉइल वाटर एवं सेल शेप के मध्य परासरण विभव में अंतर के कारण होता है। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सक्रिय अवशोषण का परासरण सिद्धांत। दूसरा हम लोग देखते हैं सक्रिय अवशोषण का अपरासरण सिद्धांत, नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बेनेट क्लार्क ने 1936 में और थीमैन ने 1951 में इस सिद्धांत को दिया था। इनके अनुसार पौधों में जल का अवशोषण सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है तथा इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जड़ की कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण या इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस मत को मानने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार जल का अवशोषण ट्रांसपीरेशन के कारण उत्पन्न टेंशन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर जड़ें केवल अवशोषण माध्यम का ही कार्य करती है तथा इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा अवेलेबल सॉइल वाटर, कि कौन सा सॉइल जो है वो पौधों के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मृदा विलयन की सांद्रता।
सॉइल सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा सॉइल एरेशन। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सॉइल एरेशन की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एक तो है हमारा ट्रांसपिरेशन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म और तीसरा हमारा आता है नंबर ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो जड़ों द्वारा जल के अवशोषण के दर की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक उसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जल के अवशोषण की दर एवं मेटाबॉलिक की दर में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड हमारा है नंबर ऑफ रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितनी अधिक रूट हेयर्स होंगे वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा, जितने कम होंगे वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। ठीक है।